जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी जो तैयारी है वो एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एकदम मैराथन क्लास, और मैराथन क्लास नंबर 5 ये आपके लिए होने वाली है। ये क्लास साथियों मैराथन नंबर 5वीं है। अगर आपने पिछली मैराथन कक्षाओं को नहीं देखा है तो उन क्लासों को आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। यकीन मानिएगा, आपके लिए वो जो क्लासें हैं एकदम, ये मानिएगा आपकी तैयारी को परखने वाली क्लासें हैं। ठीक है साथियों, इस सेशन में मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको भी शामिल किया, और जो आने लायक क्वेश्चन है उनको भी मैंने शामिल किया। विभिन्न विद्वानों द्वारा बनाए गए क्वेश्चनों को मैंने इस सेशन में साथियों शामिल किया है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त सेलेक्टेड क्वेश्चनों को मैंने सेशन में शामिल किया है, इसलिए आपको सेशन को आपको लास्ट तक अटेंड कीजिएगा और परखिएगा, स्वयं की तैयारी को परखिएगा कि अपनी तैयारी किस लेवल तक है। ठीक है साथियों, चलते हैं आज का सेशन की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी और उसकी आवश्यकता पर केंद्रित होता है, इसमें निहित है। क्या दोष निवारण है, तत्काल प्रयास है, और बी या फिर कोई नहीं? तो साथियों, आवश्यकता पर केंद्रित होता है या उपचारात्मक शिक्षण, तो इसमें जो है दोष निवारण भी शामिल है और तत्काल प्रयास भी शामिल है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए बच्चों की त्रुटियों का पता लगाना, सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार करना, छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, या विद्यालय में भूमिका का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो आपका होना है कि सीखने में होने वाली जो कमजोरियां हैं उनको पता लगाना और उनका उपचार करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो या फिर बी है, या फिर सी है, या फिर डी है? तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर पूर्ण विराम लग चुका है तो ये गलत हो गया। यहाँ पर कोई यहाँ पर है ही नहीं क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला जो है वो हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, कि हिंदी वर्णों के प्रकार है, 2 है, 4 है, 5 है, या फिर 9 है? तो हिंदी वर्णों के जो प्रकार है साथियों कितने हैं? 2 है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पहला आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। वर्णों के समूह, देखिएगा साथियों, आपको मैं बता दूं कि वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का समूह, तो वर्णों का जो समूह होता है वो क्या होता है साथियों? शब्द होता है। और आपको पता होगा शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य आपको बताना है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। साथियों, ये तो आपका हो गया सरल वाक्य। क्या हो गया? ये आपका हो गया सरल वाक्य। पढ़ता है, और देखिएगा यहाँ पर और जो है ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। क्या हो गया? संयुक्त। जब दो संयुक्त सरल वाक्यों को जोड़ने वाला है ना अवयव होता है तो वहाँ पर जुड़े, जहाँ पर जुड़े होते हैं उसको होता है संयुक्त वाक्य। यहाँ पर सुधीर पढ़ता है तो ये हो गया आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आने वाला वाक्य। अब देखिएगा, मैंने सुना है, एक प्रधान वाक्य और एक प्रधान उपवाक्य। यहाँ पर हो जाएगा मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मेरा बड़ा भाई राम धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तो साथियों, आपको पता होगा एक तो वाक्य में होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है साथियों आपने सुना होगा विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य होता है। ठीक है, और क्रिया का जो विस्तारक होता है वो क्या होता है? विधेय होता है। आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि उद्देश्य का विस्तार बताइए। तो आपको देखना है यहाँ पर पहले तो उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपको देखा मेरा बड़ा भाई राम, तो राम तो यहाँ पर क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। क्या हो गया साथियों? राम हो गया यहाँ पर उद्देश्य। अब उद्देश्य का जो पहले वाला सारा के सारे जो शब्द है वो क्या? उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा, यानी कि मेरा बड़ा भाई राम, मेरा बड़ा भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, भूगोल शब्द का विशेषण रूप क्या है? भूगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक, या फिर भौगोलिक? साथियों, भूगोल जो है
जब आप भूगोल में जब एक प्रत्यय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा भौगोलिक। क्या बन जाएगा, भौगोलिक। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भाषा क्या है? भाषा क्या है आपको बताना है। क्या अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, या फिर सहजात योग्यता है? तो भाषा साथियों क्या है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा को हम समाज से अर्जित करते हैं, भाषा को हम अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, भाषा को हम अपने आसपास का जो परिवेश होता है उससे अर्जित करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि भाषा हमारे लिए क्या है साथियों, अर्जित है। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट, कि मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय क्या है? मैंने आपको बताया था, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो बहुत अच्छा चित्रकार है, यहाँ पर राकेश तो क्या हो गया आपका उद्देश्य हो गया। क्या हो गया आपका उद्देश्य हो गया, राकेश आपका उद्देश्य हो गया, और उसके बाद में जो जितने भी जो बचा है वो क्या हो गया आपका विधेय हो गया, यानी कि बहुत अच्छा चित्रकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है और इसके आधार पर आपको प्रश्न जो है वो 11 से 15 तक के क्वेश्चन जो है उनका आपको क्या देना है, उत्तर देना है। पढ़िएगा कि स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जो है वो जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जीवन का ये तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वरन जातीय व राष्ट्र पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जाति गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। चरखा आंदोलन और दांडी कूच इस दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति, समाज अथवा राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। अब इसके आधार पर हमें आपको क्या देना है, सही आंसर देना है क्वेश्चन पढ़कर। तिरस्कार जो है हमारे गद्यांश में आया हुआ शब्द है, तो तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपको बताना है राइट आंसर। तो देखिएगा तिरस्कार शब्द में जो है संधि जो है साथियों वो क्या हो जाएगा, व्यंजन है, विसर्ग है, या यण है, या फिर गुण है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तिरह, तिरह प्लस कार, तिरह प्लस कार, इसलिए क्या हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि है। यहाँ पर पूछा जा रहा है हीन भावना, भावना कैसी है, हीन है। भावना कैसी है, हीन है। हीन भावना की जो है यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। तो जिसमें भी विशेषण विशेषता का हमें बोध हो वो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। उत्कर्ष का आपको बताना है सही विलोम शब्द। क्या अवनति है, अपकर्ष है, यपयश है, या अपकार है? तो उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, है ना। अपकार की अगर हम बात करें तो अपकार का क्या हो जाएगा साथियों, उपकार हो जाएगा। अपकार का होता है उपकार, ठीक है। अपयश का होता है यश, अपयश का क्या होता है, यश होता है। अवनति का क्या होता है, तो अवनति का होता है उन्नति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कि स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। यह स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, या बिना संकोच बोलने वाला। तो स्वावलंबी जो व्यक्ति होता है वो हर प्रकार से आत्मनिर्भर होता है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कि निम्न में से विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, या दौरान। तो राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, ये तीनों तो साथियों क्या हो जाएंगे हमारे, बात हम करें ये तो संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ पर हम बात करें जो दौरान शब्द है वो क्या है, एक विदेशी शब्द, इसलिए आपको करना है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने साथियों कि यदि परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। वाक्य है सरल, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या प्रश्नवाचक वाक्य। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर
जो सी है साथियों वो हो जाएगा राइट आंसर मिश्र वाक्य के अंदर। हम देखते हैं निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रसातल चला जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है रसातल चला जाना, इसका अर्थ क्या है? फीका होना, भाग जाना, एकदम नष्ट हो जाना या छोटे से बड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 17 का आपको बताना है राइट आंसर। तो देखिए रसातल यानी कि तल की ओर चले जाना, बिल्कुल यानी कि एक मतलब हुआ एकदम नष्ट हो जाना। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कुछ नहीं करता हो। जो कुछ नहीं करता, आलसी है, अकर्मण्य है, अविनाशी है या वाचाल है। तो जो कुछ भी नहीं करता साथियों वो क्या हो जाता है? अकर्मण्य है। जो कुछ भी नहीं करता अकर्मण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट कि सर्वनाम के कितने प्रकार है? तो 4, 5, 6 या फिर 8। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आपने एक ट्रिक देखी होगी, पुनि अस, पुनि अस प्रनी, पुनि अस प्रनी। तो ये आपको ट्रिक ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है कि निर्देश दिया गया आपको कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही है। सही वाक्य भेद का विकल्प हो। दीपा ने खाना बनाया और मीना ने बर्तन धोया। बिल्कुल दोनों ही सरल वाक्य और दोनों ही सरल वाक्यों को और से जोड़ा गया है। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। क्या है साथियों? संयुक्त वाक्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि खालिस्तान समृद्धि का भाषा खालिस्तान व अन्य विषयगत शिक्षा युक्ति में उपयोग किया जाए। भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि इनमें से आपका कौन सा विकल्प सही होगा? क्या कलात्मक साहित्य, भाषिक साहित्य, परिवेश भाषिक या साहित्य कला? तो साथियों 21 का राइट आंसर जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत अन्य विषयगत शिक्षा युक्ति में उपयोग किया जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना या हिंदी भाषाओं के भाषियों के जो आक्रोश को है उसको शांत करना। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हिंदी भाषियों के आक्रोश को शांत करना। भाई हिंदी भाषाओं के आक्रोश को शांत करना यहाँ पर इसका सही औचित्य नहीं है। देखिएगा कि विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, वही विद्यार्थी है और विद्यार्थी में आपको रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पाठ्य पुस्तक तो आपके सामने है ही सही, लेकिन इसके अतिरिक्त आप और क्या कर सकते हो? क्या पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिक से अधिक आयोजन किया जाना चाहिए, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है या शैक्षिक भ्रमण का अधिक से अधिक आयोजन किया जाना चाहिए। साथियों यहाँ पर देखिएगा ये तीनों ही जो बातें हैं, एक तो ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर जो बी है और ऑप्शन नंबर डी, ये सामान्य परिस्थितियों में की जा सकती है, ये तो हम करते ही हैं, लेकिन हमें और भी इनकी बच्चों में भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए और उनमें पढ़ने की रुचि जगाने के लिए पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होगा? क्या बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? या ये प्रश्न पूछेंगे लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत आती है? नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए या मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो ये तो क्या है, एकदम बंद प्रश्न है, इनमें से आप बच्चा ज़्यादा लिख नहीं पाएगा। लेकिन अगर बच्चों को अगर आप स्वतंत्र छोड़ दोगे तो फिर बच्चा अपने मन से लिखेगा और अपने मन से लिखेगा तो हमें पता चलेगा कि बच्चे का भाषा विकास कितना हुआ है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया या फिर भाषिक पठन सामग्री। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साथियों वो है
समृद्ध भाषा परिवेश। एक भाषा परिवेश अगर समृद्ध अच्छा भाषा परिवेश है तो बच्चा भाषा अर्जित सही तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों को उनकी भाषा में ही व्यवहार करने के लिए कहे, तो ऐसा नहीं है। शिक्षक बच्चों को मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत कविता सुने, या शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। अगर भाषाओं का प्रयोग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चा अगर अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि वो उसे स्वीकार करे। ये नहीं कि अगर बच्चा मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो शिक्षक कह रहा है कि ऐसा आपको नहीं करना है, यानी कि उसको रोक नहीं लगाना है, स्वीकार करना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह खाली स्थान से ग्रसित है। वह लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव कर रही है, यानी कि लेखन संबंधी यहाँ पर क्या है, अक्षमता है। लेखन अक्षमता, और लेखन अक्षमता को हम क्या कहते हैं साथियों, लेखन अक्षमता को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में खाली स्थान सर्वाधिक सहायक है। क्या हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका में पाठ्य पुस्तक, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये इसी में समाहित है कि हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि दिया गया वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, ज्ञात कीजिए। रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। ये और आपको दिख रहा होगा, और जब भी आपको और दिखता है आपको कहाँ पर जाना है, सीधा आपको जाना है संयुक्त वाक्य पर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है। वह जो है क्या है, या उत्तम है, मान्य है, मध्यम है, या फिर प्रथम है। तो वह किसके अंतर्गत आता है, तो ये आएगा साथियों अन्य पुरुष के अंतर्गत। इसलिए बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अनावश्यक शब्द में उपसर्ग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31 का आपको बताना है राइट आंसर। तो अनावश्यक शब्द में क्या अन है या फिर कोई नहीं है। तो अनावश्यक शब्द में जो है अन उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका है राइट आंसर। नेक्स्ट, सेवक शब्द का पर्यायवाची है अनुचर, परिचारक, दास या सभी। तो इस सभी के सभी जो है सेवक शब्द के क्या है साथियों, पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में है, सेवक, राज्य, सामाजिक या सतर्कता। तो जब भी आपको ता दिखे, ता प्रत्यय जब भी आपको दिखे तो ता प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय माना जाता है। इसलिए सतर्कता क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सतर्कता एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सामाजिक में जब आप सामाजिक में अगर आप ता प्रत्यय लगा देते हो तो फिर ये बन जाएगा सामाजिकता, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कि पुल्लिंग शब्द है दिशा तो होती है, रीति होती है, स्वार्थ या सुगंध भी होती है, लेकिन स्वार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आप वाक्य में प्रयोग करके देखते हो तो हमारा राइट आंसर 99% एकदम सटीक बैठता है। इसलिए डी जो है आपका सी जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद निम्न में से नहीं है। अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, संकेत, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या परिमाणवाचक। तो अर्थ के आधार पर जो है परिमाणवाचक ऐसा कोई वाक्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट, मोहन पढ़ता है परंतु सुरेश खेलता है, रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। साथियों आपको बता दूं कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होता है 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पर विधानवाचक वाक्य यहाँ पर कोई नहीं होता। कह रहा है कि ये कौन सा वाक्य है, तो ये परंतु आ गया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य राइट आंसर। नेक्स्ट, मैंने सुना है कि सुरेश का स्थानांतरण हो गया है, यह किस प्रकार का वाक्य, सुना है कि। जब भी आपको की दिखाई दे साथियों सीधा कहाँ पर जाना है, सीधा जाना है मिश्र वाक्य पर, और हो जाएगा राइट आंसर मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज
लोकोक्ति का उचित अर्थ किस विकल्प में है? गुड़ स्वादिष्ट लगता है, बिल्कुल ये स्वाभाविक बात है। गुलगुला से गुड़ गुणकारी है, अभी क्या है, झूठ और ढोंग रचना या अपने आप को श्रेष्ठ बताना। तो गुड़ तो खाए और गुलगुलों से प्राज, यानी कि ढोंग और झूठ और ढोंग रचना। सी जो है ऑप्शन है वो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक अपूर्ण विराम चिन्ह है। अपूर्ण विराम चिन्ह आपको बताना है। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन है बी है, सी है या फिर डी है? तो आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ये क्या है, एक अपूर्ण विराम चिन्ह है। ये पूर्ण ये कॉमा है, यहाँ पर विसर्ग ये आ जाएगा, अर्ध विराम ये आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, कैसी भी दिखो मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, और क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पर नहीं देखना है। नेक्स्ट देखिएगा कि छात्र में रटने की प्रवृत्ति का विकास किस विधि से शिक्षा देने पर होता है? क्या किंडरगार्टन, आगमन विधि, खेल विधि या फिर निगमन विधि? तो निगमन विधि आपको पता होगा, इसको सूत्र विधि। इसमें नियम की से उदाहरण की ओर जाया जाता है। यहाँ पर छात्र को क्या करना पड़ता है, सीधा रटना पड़ता है, और रटने के आधार पर ही उसको अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बालक क्या करता है, रटता है। ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि निगमन विधि जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है, कौन सी विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक है? व्याख्यान, आगमन विधि, अर्थबोध विधि या निगमन विधि? तो साथियों, मनोवैज्ञानिक विधि में बालक होता है सक्रिय, और मनोवैज्ञानिक विधि में बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसलिए आगमन जो विधि है वो आपका है राइट आंसर। ये जो विधि कैसी है, ये मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। साथियों, एक तो होते हैं ग्राह्य कौशल, क्या होते हैं, एक तो होते हैं ग्राह्य, एक होते हैं अभिव्यक्तात्मक, है ना, एक होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल आपको बताना है कि क्या श्रवण या उच्चारण है, उच्चारण लेखन है, लेखन वाचन है या फिर श्रवण वाचन है? तो यहाँ पर पूछ रहा है अभिव्यक्त, जिससे आप बोल सकते हो, तो सुनने के लिए ये तो ग्राह्य कौशल के अंतर्गत आ जाता है। लेखन, उच्चारण, देखिएगा लेखन या वाचन, ये लेखन और वाचन, यहाँ पर वाचन गलत हो गया और श्रवण ये ग्राह्य हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उच्चारण और लेखन। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्चारण और लेखन जो कौशल है ये ग्राह्य कौशल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, कि शिक्षक को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, ये वाक्य की शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। सरल से कठिन, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनुभव से तर्क की ओर। साथियों, शिक्षक को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, ये जो है शिक्षण सूत्र जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। विचारों, विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है। अपरिपक्व व्यक्ति को अंत्य क्रिया द्वारा शिक्षा दी जाती है, या उपरोक्त सभी है? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो सभी के कथन है वो एकदम राइट है। नेक्स्ट, कि शिक्षण विधि खाली स्थान है। शिक्षण विधि एक साधन है, मार्गदर्शक है, चलने का तरीका है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, शिक्षण जो विधि है वो एक प्रकार का क्या है, एक साधन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन है। शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए, दोनों को ही बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया है, बिल्कुल है। शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक द्वारा अधिकतम आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, या फिर शिक्षण, या फिर डी ऑप्शन है कि शिक्षण कार्य के दौरान एक विषय की विषय वस्तु को स्पष्ट करते समय दूसरे विषय वस्तु को जोड़कर सिखाना चाहिए। सहसंबद्धता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, वो बिल्कुल यहाँ पर लागू होता है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो सी है वो आपको देखना है कि अधिकतम आवृत्ति नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय अधिकतम आवृत्ति करना चाहिए, अभ्यास उसको करना चाहिए। आपने आवर्ती का सिद्धांत पढ़ा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये एकदम असत्य कथन है।
नेक्स्ट आपको देखना है कि भाषा से संबंधित असत्य कथन है, ये मनुष्य को चिंतन प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। ये केवल मनुष्य में ही होती है तो ऐसा नहीं है। ये विचार अभिव्यक्ति का साधन है, बिल्कुल है। और ये वातावरण की उपज है, बिल्कुल है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक के मस्तिष्क में बनने वाले भाषा बिंब में कौन सा बिंब सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता होगा भाषा के जो बिंब होते हैं साथियों, वो होते हैं 4 प्रकार के। एक तो होता है श्रुति बिंब, दृश्य बिंब, भाव बिंब, और एक होता है साथियों विचार बिंब। क्या होता है? एक विचार बिंब। इनमें से कौन सा बिंब शामिल नहीं? तो प्रतिबिंब जो है वो कोई बिंब नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि दल शिक्षण के सोपान है योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों ही दल शिक्षण के सोपान माने जाते हैं। साथियों, ये था आज का सेशन, ये थी आज की क्लास। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो सेशन है अगर आप पूरा अटेंड किया है आपने, तो यकीन मानिएगा कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा साथियों, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है जब भी मैं ये क्लास लेता हूँ इसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्दी से पहुँच सके। चलिएगा मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।